हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे अपना ग्लूकोज। ओके, पिछले लेक्चर्स में अपन ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन कर रहे थे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यानी कि ओपन चेन होगी या रिंग के अंदर प्रेजेंट होगी। ये सब अपन यहाँ स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ पर अपन ने देखा था कि इसके अंदर अपने पास कार्बोनिल समूह है। अगर 6 कार्बन लगातार है तो उनके जब अपन उसका रिडक्शन करवाते हैं, यानी कि हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो उस कंडीशन में अपन को NHN प्राप्त हो रहा था। मतलब कि उसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है, वो भी चेन में प्रेजेंट है। ओके, फिर अपन ने देखा कि इसमें कार्बोनिल समूह कौन सा प्रेजेंट होगा। कार्बोनिल समूह की प्रेजेंस देखने के लिए अपन ने क्या किया था, उसके टेस्ट करवाए थे, यानी कि उसका एक रिएक्शन करवाई थी, जिसमें अपन ने देखा था कि इसमें कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। फिर अपन ने कंफर्म किया था कि कार्बोनिल समूह के अंदर आपके कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्या CHO समूह होगा या कीटोन समूह होगा, यानी कि एल्डिहाइड समूह होगा या कीटोन समूह होगा। तो उस कंडीशन में अपन को प्राप्त हुआ था कि उसके अंदर एल्डिहाइड समूह प्राप्त होता है, यानी कि एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो एल्डिहाइड के कंफर्म करने के लिए अपन ने उसका ऑक्सीडेशन करवाया था। अपन ने ऑक्सीडेशन 2 रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाया था। एक तो अपन ने टोलिन रिएजेंट की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण करवाया था, दूसरा अपन ने फेलिन रिएजेंट लेके उसकी ऑक्सीडेशन करवाई थी। तो वो एल्डिहाइड समूह था, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, आपके कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित हो रहा था, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट हो रहा था। इससे कंफर्म हो गया था कि वहाँ इसमें CHO समूह प्रेजेंट है। ओके, तो अपन ने इतना वहाँ पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। अब अपन देखेंगे कि अगर 6 कार्बन है, 6 में से 5 कार्बन के ऊपर आपके OH समूह प्रेजेंट है, क्या वो OH समूह प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए उसकी उपस्थिति देखने के लिए अपन रिएक्शन करवा रहे हैं एनहाइड्राइड के साथ। जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी भी OH ग्रुप से, है ना, तो क्या होता है अपने पास ग्लूकोज की जब एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज प्राप्त होता है। कैसे आपके एनहाइड्राइड, कैसे अगर इसे आप खोलते हो तो किस तरीके से रचना बनती है, CH3 COOCH3, ये स्ट्रक्चर बनती है आपकी। ओके, तो इसकी संरचना अगर इसे अपन यहाँ से ब्रेक करते हैं इसे, यानी कि इसमें क्या होगा, माइनस चार्ज यहाँ आएगा और प्लस चार्ज आपके यहाँ आएगा। ओके, दोनों प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यहाँ आएगा। इसी तरीके से ब्रेक होगा ये। और इसी तरह अगर कंप्लीट जितने भी आपके 5 OH समूह प्रेजेंट है हर एक कार्बन पर, उनको ब्रेक करेंगे, यानी कि इसकी 5 मोल ले रहे हैं अपन। ओके, 5 मोल एनहाइड्राइड के ले रहे हैं, 1 ग्लूकोज का ले रहे हैं, तब जाके अपन को पेंटा एसिटिल ग्लूकोज प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरीके से अपन यहाँ इसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे जिससे कि अपने पास H है, तो यह बॉन्ड है आपका। इस बॉन्ड को आप इस तरीके से ब्रेक करोगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज और यहाँ आपके प्लस चार्ज। अब जो प्लस चार्ज था वो आपके माइनस चार्ज में चला जाएगा और माइनस चार्ज में क्या अटैक कर देगा, CH समूह यहाँ अटैक करता है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा कि आपको कितने +5 आपको क्या मिलेंगे, CH3 CH। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा आपको, 5 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्राप्त होंगे, और जो 5 ये बचे थे अपने कीटोनिक समूह प्रत्येक OH समूह पे अटैक कर जाएंगे। ओके, इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये समूह ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज की संरचना के अंदर 5 OH समूह प्रेजेंट है। ओके, ये इस पे अटैक नहीं करता है। ओके, केवल वहाँ अटैक करेगा एनहाइड्राइड जहाँ आपके OH समूह प्रेजेंट होता है। तो इससे कंफर्म होता है कि आपके ग्लूकोज की संरचना के अंदर 5 OH समूह प्रेजेंट है। तभी तो 5 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्राप्त हो गए, 5 मोल एनहाइड्राइड ले रहे थे, 5 मोल की प्रेजेंस में ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहे थे, तो अपन को पेंटा एसिटिल ग्लूकोज प्राप्त हो रहा था। तो इस तरीके से अपन इसकी कंफर्म करते हैं कि इसके अंदर OH समूह है या नहीं है। ओके, अब अपन यहाँ देखेंगे कि टर्मिनल CH2OH उपस्थित है, यानी जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर क्या OH समूह है या नहीं है। तो इसको कंफर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिएजेंट लेते हैं, यानी कि पर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक लेते हैं। पर्बल ऑक्सीकारक एसिड क्या करता है, जितने भी आपके
एक तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा जिसपे टर्मिनल कार्बन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि जो भी कार्बोनिल समूह होगा या OH समूह होगा उसका ऑक्सीडाइज करता है। ओके, देखो आपको सबको पता है जब आप OH का किसी भी OH समूह का कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज रिएजेंट ले रहे हैं, पर्पल ऑक्सीकारक एसिड या कुछ भी रिएजेंट ले रहे हो आप, तो उस कंडीशन में OH डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यानी कि यहाँ अगर कोई कार्बन प्रेजेंट है आपके तो वो ग्रुप आपके COOH समूह में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपका एल्डिहाइड समूह होता है वो भी क्या करता है, COOH समूह में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई कीटोन समूह भी होगा वो भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की प्रेजेंस में डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन आपकी नाइट्रिक एसिड है, ये जो पर्पल ऑक्सीडाइज रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ, वो केवल एक तो जो आपके टर्मिनल पर लगे हुए होंगे, यानी कि किनारों पे जो कार्बोनिल समूह या कोई समूह प्रेजेंट होगा जिसका ऑक्सीडाइज इजीली किया जा सकता है, उसी को ऑक्सीडाइज करता है। बीच में कितने भी समूह प्रेजेंट हो उनका ऑक्सीडाइज ये नहीं करता है, ऑक्सीकरण नहीं करता है। ओके, ऑक्सीकरण बीच वाले का क्यों नहीं करता है, क्योंकि स्टेरिक अपन बोल सकते हैं कि त्रिवियम बाधा आ जाती है, उसके कारण ये बीच में जितने भी आपके समूह प्रेजेंट है उनका ऑक्सीकरण नहीं करता है। तो आपके CHO समूह का डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट करेगा, जो लास्ट में टर्मिनल पे CH2OH समूह प्रेजेंट है उसको भी COOH समूह में कन्वर्ट करता है, यानी कि सेकेरिक अम्ल का निर्माण करता है। जब ग्लूकोज का HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो सेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो अब प्रूफ होता है, अपन ने जितनी भी रिएक्शन देखी संरचना के बारे में उनसे प्रूफ हो रहा है कि आपके ग्लूकोज की संरचना कैसी है, विवर्त संरचना है, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओके, जितने भी अपन ने रिएक्शन करवा के देखी कि कैसे होती भी है या नहीं है, तो जितनी भी रिएक्शन करवाई वो सब हो रही है, मतलब कि इसमें संरचना कैसी प्राप्त होती है, आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो ये हो गया। अब अपन देखेंगे ग्लूकोज की संरचना में कौन कौन से समूह प्रेजेंट है। ओके, इस तरीके से अपने ग्लूकोज की संरचना होती है। 6 कार्बन हो गए आपके कंटिन्यू। तो अपन इसके बारे में अगर अपन से पूछा जाए कि इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको क्या लगता है, क्या क्या प्रेजेंट नजर आ रहा है, तो आप इजीली बता सकते हो कि 6 तो कार्बन है आपके जो आपके एक चेन में है। ओके, 6 कार्बन आपके एक चेन में प्रेजेंट है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप बता सकते हो कि इसके अंदर 5 OH समूह है। ओके, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट। अब आप बता सकते हो कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप आपका है CHO समूह। CHO समूह और OH समूह प्रेजेंट है। ओके, तो 2 तरीके से अपन को यहाँ फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं। नेक्स्ट बता सकते हैं और क्या दिख रहा है आपको कि टर्मिनल कार्बन आपका कौन सा है, CH2OH समूह प्रेजेंट है। तो इस संरचना को देखकर अपन को ये 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं कि एक तो है 6 कार्बन एक चेन में लगे हुए हैं, 5 OH समूह प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप में है इसका CHO और OH समूह प्रेजेंट है, और अपने पास यहाँ है टर्मिनल कार्बन पर CH2OH समूह उपस्थित है। इस तरीके से इसकी संरचना की व्याख्या की जा सकती है। ओके, ग्लूकोज की संरचना अपन ने इजीली देख ली है कैसे। अब अपन देखेंगे इसमें केमिकली रिएक्शन है। देखो आपकी जितनी भी केमिकली रिएक्शन है
आपको पूछा जाए कि ग्लूकोज की कोई रासायनिक अभिक्रियाएं बताइए, यानी कि ग्लूकोज से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो जो अपन ने अभी संरचना के बारे में देखा था वही मोस्टली इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो ग्लूकोज से अपन ने एन प्राप्त किया था, वो हो गया। ऑक्सीजन प्राप्त किया था, वो भी एक तरीके से प्रोडक्ट ही है आपका, तो वो हो गया। साइनोहाइड्रिन प्राप्त किया था, वो भी आपका है। पेंटा एसिटिल एनहाइड ग्लूकोज प्राप्त अपन ने किया, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज प्राप्त किया था, एक तरीके से प्रोडक्ट ही है आपका, तो वो प्राप्त किया जा सकता है ग्लूकोज से। और अपन सैकेरिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। देखो जब प्रोडक्ट बनता है आपका, अगर तभी कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब वो स्टेबल होता है। अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं है वो फॉर्म नहीं होती है। मतलब कि आगे जब सैकेरिक अम्ल बना ग्लूकोज का, ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल अपन ने प्राप्त किया, सैकेरिक अम्ल अपना एक स्थायी उत्पाद है, तभी वो स्टेबल है, यानी कि वो रह सकता है। अगर वो सैकेरिक अम्ल नहीं बनता तो वो अनस्टेबल रिएक्शन होती, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो उसमें बनता ही। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं कि ग्लूकोज से कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो आपने जो भी रिएक्शनें देखी थी वो एक तरीके से उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं ही है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की ओर क्या करवा सकते हैं। तो अपने आता है ऑक्सीकरण विदलन। ओके, ऑक्सीकरण विदलन यानी कि अपन ऑक्सीडाइज क्लीवेज करवाएंगे, उसके अंदर ब्रेक करेंगे हर एक पार्ट को, तब देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है। ओके, तो ये हो गए अपने ग्लूकोज के बारे में। अब उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे फ्रक्टोज। ओके, अब अपन देखेंगे ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि ग्लूकोज से और क्या क्या बनाया जा सकता है और क्या नहीं बनाया जा सकता, वो रिएक्शन अपन देखेंगे। ओके, देखो आपके ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपके हमेशा एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, नहीं ऑक्सीकारक विदलन। ओके, ऑक्सीडाइज क्लीवेज कहा जाता है। देखो जब अपन ग्लूकोज का पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या होता है कि 1 बाय 1 स्टेप के अंदर ये सभी कार्बन का ऑक्सीकरण कर देता है, यानी कि जितने भी इनके अंदर ग्रुप्स लगे होते हैं उनका वो ऑक्सीकरण कर देता है इजीली। तो फर्स्ट रिएक्शन में अपन ने देखा है कि जब अपन इस रिएक्शन में क्या होता है कि 5 मोल आप पर आयोडिक एसिड लेते हो, तब आपके 5 कार्बोक्सिलिक समूह और एक एल्डिहाइड समूह प्राप्त होता है। 5 मोल ही आपको लेने हैं पर आयोडिक एसिड। 5 मोल पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंट के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट विघटन हो जाता है, यानी कंप्लीटली ऑक्सीकरण इसका हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपके इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में अपन पर आयोडिक एसिड को ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करता है, लास्ट टर्मिनल से स्टार्ट होता है। ओके, तो जो ये ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इस ग्रुप को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और जो इसका यानी यहाँ से क्लीवेज करता है इसका, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से ये तो ब्रेक हो जाता है और ये कंप्लीट रह जाता है, जिसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट रहता है आपकी। नेक्स्ट फिर पर एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट बन चुका जो आपका स्टेबल है, यानी कि यह आपकी फॉर्मेल्डिहाइड है, कंप्लीट प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है। अब इसके साथ कुछ भी अपन रिएक्शन नहीं करवा सकते पर की प्रेजेंस के अंदर। तो बचा क्या अपने पास, ये एल्डिहाइड समूह बचा, तो इसको तो कन्वर्ट करता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो तो CHOH समूह तो आपके किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में, जबकि CH2OH आपके किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी आपके एल्डिहाइड में ही हो रहा था। लेकिन ये कंप्लीटली एक प्रोडक्ट है और ये आपके चेन में ही लगा होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्लीवेज होता है इसका, तो CHO समूह को तो कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक समूह में, CHO समूह को तो कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक समूह में, जबकि CHOH समूह को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड समूह में। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अपने पास बचे कितने कार्बन, 4 कार्बन बचे और ये आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट फिर वहां से फर्दर अपन इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवाते हैं पर आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि इस समूह को कन्वर्ट करता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये समूह आपका है वो वापस से किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड समूह के अंदर कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट फिर HiO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास 3 कार्बन है वो फिर से क्लीवेज होगा, इनका क्लीवेज होगा तो CHO समूह को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करवाएगा और CHO समूह को
एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाएगा। तो आपके CHO CHO यानी कि ये एल्डिहाइड समूह दोनों दो एल्डिहाइड ग्रुप है, अब दो कार्बन है बचे, और वो लास्ट वाला जो आपका एल्डिहाइड था वो इसमें कन्वर्ट हो गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर से वापस HiO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वापस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। 5 मोल पर आयोडिक एसिड लेने पर ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि 5 मोल ले रहे हैं अपन पर आयोडिक एसिड के, जिससे अपन को प्राप्त होते हैं 5 मोल ही प्राप्त होते हैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 मोल प्राप्त होता है आपको फॉर्मेल्डिहाइड का, ओके, HCHO। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। देखो आपके जब जब एग्जाम में दिया होगा कि अगर एक ही मॉलिक्यूल एक HiO4 देके छोड़ दे तो फिर भी आपको कंप्लीट रिएक्शन करवानी होगी, क्योंकि HiO4 यहाँ एक्सिस में लिया जाता है यानी कि अधिकता में लिया जाता है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, वरना यहीं आके रुक जाएगी ये रिएक्शन। लेकिन जब यहाँ अपन एक्सिस में दर्शा रहे हैं इसको यानी कि अधिकतम ले रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ इसके कितने भी मोल हो सकते हैं, लेकिन जब एक मोल ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाते हैं उसमें 5 मोल पर आयोडिक एसिड के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन क्लीवेज होता है। तो ये हो गई अपने ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपका कंप्लीट हो गया। और अगर आपको रिएक्शन देखनी है तो वो आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन थी जिससे अपन स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे थे वही उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं थी। ओके, तो ये अपना ग्लूकोज कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखेंगे फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज के बारे में भी सेम स्टोरी देखेंगे अपन। उसकी पहले अपन प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसकी स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी, वो ओपन चेन होती है या रिंग में होती है, दोनों में ही प्रेजेंट होती है उसकी स्ट्रक्चर भी, इसकी भी रिंग दोनों में ही प्रेजेंट होती है। तो वो स्टडी करेंगे। ओके, अब अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। ओके, फ्रक्टोज की स्टोरी सेम आपके ग्लूकोज जैसी ही होती है, जैसे आपने ग्लूकोज पढ़ा वैसी की वैसी फ्रक्टोज की स्टोरी होती है। फर्क ये रहता है कि फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन रहता है और जबकि आपके ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है। तो फ्रक्टोज के अंदर कुछ केमिकली फिजिकली प्रॉपर्टी देखेंगे कि कैसा होता है। देखो ये फलों में पाई जाती है, इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। ओके, फ्रक्टोज ये फल शर्करा होती है, ये वामावर्त होती है। ओके, मतलब ये कि इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब ये हुआ है कि जब इसमें से जब प्लेन पोलराइज को गुजारा गया यानी कि प्लेन पोलराइज की प्रेजेंस में इसकी स्टडी की गई तो ये प्लेन पोलराइज को किस तरफ घुमा देती है, आपके वामावर्ती यानी कि आपके किसमें एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर देती है। ओके, इसे कहा जाता है अपन वामावर्त कहते हैं। ओके, और आपके जो ग्लूकोज था वो दक्षिणावर्त था यानी कि क्लॉकवाइज वो किस प्लेन पोलराइज को घुमा देता है। ओके, तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये इसे L से रिप्रेजेंट भी किया जाता है यानी कि ये अपन D और L नामकरण पढ़ते हैं तो ग्लूकोज के अंदर D और इसमें L प्रेजेंट होता है। ओके, अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर बनाया किससे जा सकता है। आपके इधर एक तो आप स्टार्च से जब सुक्रोज की रिएक्शन करवाओगे किसी भी एंजाइम की परचेंस में तो आपके क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो एक तो सुक्रोज से बनाया जा सकता है, दूसरा है इनुलिन। सुक्रोज से भी बनाया जा सकता है और इनुलिन से बनाया जा सकता है। यह आपकी बेसिक रिएक्शन है जो आपने पहले भी कई बार पढ़ी हुई है आपकी। ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शंस है जो आपकी इनसे इन दोनों रिएक्शनों से अपन का निर्माण कर सकते हैं। देखो
एक एक्सिस मात्रा में भी इनका निर्माण इनुलिन से भी किया जा सकता है और सुक्रोज से भी किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से इन्हें बनाया जा सकता है। ओके, इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हैं एक तरीके से, यानी कि बड़े बड़े उद्योगों में इसका निर्माण किया जाता है तो वो इन्हीं मेथड्स के द्वारा किया जाता है। ओके, तो ये हो गए फ्रक्टोज की बेसिक प्रॉपर्टी। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे अपन कि ये क्रिस्टली होता है या क्रिस्टली होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। ओके, आपके ग्लूकोज क्या था, क्रिस्टली था, ये कैसा होता है, क्रिस्टली होगा। ओके, तो अपन ये सब स्टडी यहाँ करेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, वो सेम होगा कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर कैसा होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है या नहीं होता है, तो इसे कहा जाता है फिजिकली प्रॉपर्टी। ओके, तो आप देखते हैं अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ना ग्लूकोज है ना क्रिस्टली होता है आपका। ओके, ग्लूकोज भी क्रिस्टली होता है और फ्रक्टोज भी क्रिस्टली ही होता है आपका। तो इस अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, फ्रक्टोज की फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे कि ये क्या होता है, सॉलिड होता है और क्रिस्टली होता है, व्हाइट कलर का होता है आपके। सॉलिड होगा, क्रिस्टली होगा, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 102 डिग्री के आसपास। ओके, सेंटीग्रेड ये होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये हो गई आपकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सेम प्रॉपर्टी है, बस मेल्टिंग पॉइंट में चेंजेस आपके, और यहाँ चेंजेस है, वो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो भी क्रिस्टलीय था, वो भी सॉलिड था। अब ये सोल्यूबल किस में होता है, ग्लूकोज भी वाटर में सोल्यूबल था, ये भी वाटर में सोल्यूबल है। ओके, ये भी सोल्यूबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये इनसोल्यूबल है, यानी कि ऑर्गेनिक जितने भी सॉल्वेंट होंगे उनमें ये डिजोल्व नहीं होगा आपका। जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इनके अंदर अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिजोल्व किया जाता है तो ये अल्प मात्रा के अंदर ही डिजोल्व हो पाते हैं, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाते। इसे कहा जाता है कि कार्बनिक विलायकों के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज विलय रहते हैं, जबकि वाटर के अंदर आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज विलयशील होते हैं। तो दोनों आपके क्रिस्टली होते हैं, सॉलिड होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस होता है। ये वो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों वाटर में सोल्यूबल है और दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं है। तो ये हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखेंगे अपन ग्लूकोज फ्रक्टोज की रासायनिक अभिक्रिया संरचना के बारे में देखेंगे। संरचना कैसी होती है इसकी। ओके, ओपन होती है या रिंग में होती है, तो ये अपन इसकी संरचना की 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। वही कि कार्बन अगर कंप्लीट 6 कार्बन है तो चेन में है या नहीं है, 5 OH समूह प्रेजेंट है या कितने OH समूह प्रेजेंट है इसके अंदर, वो देखेंगे। कौन सा कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है, कीटोन अगर कीटोन है तो उसकी स्पेसिफिक टेस्ट देखेंगे। तो ये स्टडी अपन 1 बाय 1 करते हैं। ओके, जब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं तो सेम लगभग ग्लूकोज जैसी ही अपने पास रिएक्शनें प्राप्त होती है, कुछ अलग प्राप्त नहीं होता। बस केवल कार्बोनिल समूह यानी कि जब कीटोन समूह की उपस्थिति देखते हैं उसी कंडीशन में कुछ रिएक्शंस चेंज होती है, वरना जितनी रिएक्शन अपन ने देखी थी यानी कि 6 कार्बन है या नहीं है उनके लिए अपन उसका रिडक्शन करवाते हैं, तब भी अपने पास n हेक्सेन प्राप्त होता है, इसमें भी आपके n हेक्सेन प्राप्त होता है। और जब अपन 5 OH समूह की प्रेजेंस देखते हैं तब भी आपके 5 OH समूह यानी कि एनहाइड्राइड से साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों अपने पास वो एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, यानी कि 5 मॉलिक्यूल एनहाइड्राइड लेते हैं तभी OH समूह पर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में जब अपन देखते हैं कि कौन सा कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है उसकी एसिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है या नहीं, तब भी साइनोहाइड्रिन ही प्राप्त होता है। फ्रक्टोज में भी साइनोहाइड्रिन ही प्राप्त होता है और ग्लूकोज में भी आपके साइनोहाइड्रिन ही प्राप्त होता है। जब अपन NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी आपके एक उस ग्लूकोज की करवाते हैं तो उसमें ग्लूकोज
ऑक्सीजन प्राप्त होता है और इसमें फ्रक्टोज ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ओके, बस फर्क इतना सा है, चेंजेस कुछ भी नहीं है। जो प्रोडक्ट बनना है यानी कि जो ग्लूकोज में प्रोडक्ट बनते आ रहे थे वही आपके इसमें प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे। ओके, तो अपने पास है कि जब अपन फर्स्ट है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर की अपन स्टडी कर रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ओपन होगी या रिंग में प्रेजेंट होगी, तो वो स्टडी करेंगे अपन। फर्स्ट है कि मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है आपका, ग्लूकोज का था वैसा का वैसा ही फ्रक्टोज का होता है, C6H12O6 होता है। ओके, अब फर्स्ट है कि इसके अंदर 6 कार्बन कंटिन्यूस है या नहीं है, यानी कि 6 कार्बन आपके लगातार एक चेन में है या नहीं है। उसके लिए अपन क्या करवाते हैं, उसका अपचयन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, आपके हाइड्रोजन का ऐड होता है। जितने भी आपके पास ऑक्सीजन होते हैं वो तो रिमूव हो जाते हैं और हाइड्रोजन ऐड होता है, इसे ही बोलते हैं अपचयन। नॉर्मल परिभाषा है आपकी, यानी कि हाइड्रोजन का ऐड ना होना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो ये रिएक्शन है अपने, जब अपन फ्रक्टोज की HI और लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में इसका अपचयन करवाते हैं तो N-हेक्सेन प्राप्त होता है। तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन से अपन को ये प्रूफ हो रहा है कि इसके अंदर क्या है कि 6 कार्बन लगातार जुड़े हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट से तो कंफर्म हो गया है कि इसमें 6 कार्बन लगातार है। कोई चेन में होते तो थोड़ा रिंग प्रेजेंट होती, लेकिन ये क्या है, लगातार है। N-हेक्सेन कब प्राप्त होता है, जब अपने पास लगातार 6 कार्बन एक ओपन में हो, यानी कि खुली हुई संरचना के अंदर 6 कार्बन एक 1 by 1 लगे हुए हो, तभी आपको N-हेक्सेन प्राप्त होगा। और अगर आपके पास रिंग में होती तो N-हेक्सेन प्राप्त नहीं होता, कोई साइक्लिक समूह प्राप्त होता है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन वगैरह प्राप्त होते। तो इससे ये कंफर्म होता है कि फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन लगातार जुड़े हुए होते हैं और ग्लूकोज में भी 6 कार्बन आपके लगातार जुड़े हुए होते हैं। तो दोनों रिएक्शन से अपन को कंफर्म हो रहा है कि इसमें N-हेक्सेन ही प्राप्त होता है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि 5 OH समूह है या नहीं है। कोई भी जब ग्लूकोज में भी अपन के पास 5 OH समूह है, वो है या नहीं है कंफर्म तो करना पड़ेगा। कंफर्म करना पड़ेगा तो किसी न किसी की प्रेजेंस में अपन को रिएक्शन करवानी होगी। तो यहाँ अपन रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्राइड की प्रेजेंट में और सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं पिरिडीन। देखो, जब जब सॉल्वेंट की बात आती है वो मोस्टली रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी है वहाँ सॉल्वेंट भी इफेक्ट करते हैं, यानी कि सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्शन होती है। जैसे THF आ गया आपके, है ना। THF से जब वो THF को सॉल्वेंट की तरह लेते हैं कुछ रिएक्शंस के अंदर, वो वहाँ रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पिरिडीन आपके, है ना, रिएक्शन नहीं कर रहा है। ओके, तो केवल आपका एनहाइड्राइड ही ग्लूकोज पर इफेक्ट कर रहा है। सॉल्वेंट तो एक तरीके से यहाँ मौजूद है उसे स्पेस देने के लिए, कि उसे उसकी टेंडेंसी बनाए रखने के लिए यहाँ पिरिडीन यूज कर रहे हैं। तो अपने पास है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड अपने पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लूकोज की संरचना आपके इस तरीके से होती है। एक OH समूह ऊपर रहता है, एक OH समूह नीचे होता है, 3 OH समूह आपके स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। जो कीटोनिक समूह होता है वो सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट होता है। तो आपके 5 OH समूह है और 5 ही अपन एनहाइड्राइड समूह ले रहे हैं। 5 मोल एनहाइड्राइड एक ग्लूकोज में प्रेजेंस OH का क्या करता है, रिएक्ट करता है उनपे, तो अपने पास ये प्राप्त होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर 5 OH समूह प्रेजेंट है। ओके, अब इसी तरीके से अपन ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं। तो यानी कि मैं यहीं लिख देती हूँ। अब अपन देखेंगे कौन सा कार्बोनिल समूह है या नहीं है। कार्बोनिल समूह को अपन फाइंड करने के लिए, कि कार्बोनिल समूह है या नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन करवाई जाती है आपके, एक तो HCN के साथ, एक आपके हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। 2 रिएजेंट यूज किए जाते हैं। ओके,
इन रिएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ग्लूकोज के अंदर भी ये क्या कर रहे थे, एक तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज ऑक्सीजन, और एक अब फ्रक्टोज को किस में करेगा, फ्रक्टोज ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। साइनोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा था HCl, उसी तरीके से ग्लूकोज भी क्या करेगा, साइनोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की लगभग सेम रिएक्शन है कार्बोनिल समूह को डिरेक्ट करने की। ओके, अब अपन इसकी करवाते हैं HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, CH2OH। देखो आपके जो HCl है वो रिएक्ट केवल एल्डिहाइड और कीटोन समूह पर ही करता है। जब जहाँ जहाँ एल्डिहाइड या कीटोन समूह होगा वहीं ये रिएक्ट करेगा। तो इसी से कंफर्म किया जाता है कि इसमें कोई कार्बोनिल समूह है। ओके, तो ये क्या करेगा, OH और Cl यहाँ, यानी कि इसका H ऑक्सीजन, यानी कि अगर ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा, और अगर इससे ब्रेक करते हैं अपन यहाँ से तो क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रिएक्ट कहाँ करेंगे, यहाँ माइनस चार्ज है तो वो तो प्लस पे करेगा, और ये कार्बन पर अटैक करेगा। जो कार्बन है आपका एक केटाइन के तरह बिहेव करेगा, और केटाइन पे कौन सा ग्रुप अटैक करता है, एनाइन ग्रुप अटैक करता है। तो इस तरीके से साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो जाता है आपको, और जो नेक्स्ट ग्रुप है वो सेम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। ओके, HCl के साथ फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन इसी तरीके से अपन ये रिएक्शन करवा सकते हैं इसकी NH2OH की प्रेजेंस में, यानी कि हाइड्रोक्सिलेमीन की भी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज जैसी ही होगी। इसमें प्राप्त होगा आपको फ्रक्टोज ऑक्सीजन, और उसमें कौन सा प्राप्त होता था, ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा था। तो ये दो रिएक्शन से कंफर्म होता है कि इसमें का एक तो कार्बोक्सिलिक समूह, सॉरी एल्डिहाइड समूह और CO कीटोन समूह, इन दोनों समूह में से कोई ना कोई ग्रुप प्रेजेंट है। अब करेंगे कंफर्म टेस्ट कि कौन सा समूह प्रेजेंट है, यानी कि कीटोन को कंफर्म करने के लिए टेस्ट करेंगे। ओके, कि इसके अंदर कौन सा कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, यानी कि एल्डिहाइड है या कीटोन प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड या कीटोन में से पहले एल्डिहाइड की एब्सेंस देखेंगे कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब अपन किसी भी फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स का ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी कि आपको देखो ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, एक तरीके से ऑक्सीकरण ही करता है आपके ब्रोमीन वाटर। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये रिएक्शन दर्शाती है कि इसके अंदर CHO समूह एब्सेंट है। देखो जब CHO समूह होता तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती, जबकि आपके यहाँ CHO समूह प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर कोई भी एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट नहीं है। तो हो गया कंप्लीट अपना कि कौन सा कार्बोनिल समूह है, ये भी डिटेक्ट हो गया कि इसमें कोई कीटोनिक समूह प्रेजेंट है। अब अपने बात है कि कीटोनिक समूह की प्रेजेंस देखने के लिए कुछ तो टेस्ट करने पड़ेंगे। तो इसमें अपन ने HNO3 की सब रिएक्शन करवाई, यानी कि HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइज रिएजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिएजेंट है तो ये क्या करता है कि जो भी आपका फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक कर देता है ना, यानी कि टार्टरिक एसिड, ग्लूकोलिक एसिड और ट्राईहाइड्रोक्सिल ग्लूटामेरिक एसिड है ना, इनमें कन्वर्ट कर देता है आपकी। ओके, तो इस तरीके से जब इसका प्रबल HNO3 की प्रेजेंस में फ्रक्टोज की रिएक्शन करवाते हैं तो 3 प्रकार के आपको एसिड प्राप्त होते हैं। ओके, तो इनसे ये पता कंफर्म होता है, और जो रिंग थी वो आपकी ब्रेक हो जाती है। देखो आपकी ग्लूकोज यहाँ एक्सिस मात्रा में लिया जाता है। ओके, एक्सिस मात्रा में ग्लूकोज होता है, और आपके अब आप सोच रहे होंगे कार्बन की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो यहाँ फ्रक्टोज आपके एक्सिस मात्रा में है, तभी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है प्रबल ऑक्सीडाइज रिएजेंट की प्रेजेंस में। ये आपके स्ट्रॉन्ग HNO3 या स्ट्रॉन्ग HNO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, तो इन रिएक्शनों से भी अपन कंफर्म कर सकते हैं कि आपके फ्रक्टोज की भी फ्रक्टोज की भी संरचना कैसी होती है, ओपन चेन में होती है। ओके, तो ये कंफर्म हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर केमिकल रिएक्शंस, जो आपके लगभग सेम है, 1-2 रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, वो कल अपन देखेंगे। ओके, तो ये आपका फ्रक्टोज लगभग कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।